12 मार्च 1993 दोपहर 1:28 मुंबई। अरब सागर की नमी से भरी हवा के बीच शहर अपनी रफ्तार में दौड़ रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में यह रफ्तार खून और धुएं की गंध में बदलने वाली थी। एक के बाद एक धमाकों की आवाज ने पूरे शहर को हिला दिया और देखते ही देखते मुंबई की सड़कों पर अफरा तफरी, चीखें और सन्नाटा एक साथ उतर आए। यह कोई सामान्य हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसी साजिश थी जिसे महीनों तक परत दर परत बुना गया था और जिसके पीछे एक ऐसा नाम था जो पहले से ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया में खौफ का पर्याय बन चुका था, दाऊद इब्राहिम। इस हमले की जड़ें सिर्फ बारूद और विस्फोटकों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि यह कहानी उस अंधेरे नेटवर्क की थी जो सीमाओं के पार बैठकर भारत के दिल पर वार करने की योजना बना रहा था। मुंबई और कराची के बीच फैले इस जाल में हर कड़ी इतनी मजबूती से जुड़ी हुई थी कि उसे तोड़ पाना लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और नाम उभर कर सामने आया जिसने पूरे देश को चौंका दिया, संजय दत्त। एक ऐसा चेहरा जिसे लोग फिल्मों में हीरो के रूप में देखते थे, अचानक एक खतरनाक साजिश की परछाई में दिखाई देने लगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे यह साफ होता गया कि यह हमला किसी एक दिन की योजना नहीं थी। इसके पीछे 1992 के दंगों की आग, बदले की भावना और अंडरवर्ल्ड की गहरी जड़ें थीं। इस साजिश को अंजाम देने के लिए न सिर्फ हथियारों की तस्करी की गई, बल्कि देश के अंदर ऐसे लोगों को भी जोड़ा गया जिन पर शक करना भी मुश्किल था। हर कदम इतनी सावधानी से रखा गया था कि कानून की नजरों से बच निकलना आसान हो जाए। उधर संजय दत्त का नाम सामने आते ही मीडिया और जनता के बीच हलचल मच गई। जांच एजेंसियों को यह जानकारी मिली कि उनके पास अवैध हथियार पाए गए थे, जिनमें AK-56 राइफल भी शामिल थी। यह सवाल हर किसी के मन में था कि आखिर एक फिल्म स्टार इस खतरनाक जाल में कैसे फंस गया। धीरे धीरे सामने आई जानकारी ने यह इशारा किया कि डर, दबाव और गलत फैसलों की एक श्रृंखला ने उसे इस स्थिति तक पहुंचाया जहां से वापसी आसान नहीं थी। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड माने जाने वाले दाऊद इब्राहिम ने अपने नेटवर्क के जरिए हर उस कमजोरी का फायदा उठाया जो उस समय देश के अंदर मौजूद थी। समुद्री रास्तों से हथियारों की खेप लाई गई, स्थानीय संपर्कों के जरिए उन्हें छुपाया गया और फिर एक ही दिन में पूरे शहर को निशाना बनाया गया। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था, डर का, बदले का और सत्ता के खिलाफ चुनौती का। जांच के दौरान कई नाम सामने आए, कई गिरफ्तारियां हुई और धीरे धीरे इस साजिश की परतें खुलने लगीं। लेकिन हर परत के नीचे एक और गहरी सच्चाई छुपी हुई थी। ये कहानी सिर्फ अपराध और साजिश की नहीं थी, बल्कि यह उस सिस्टम की भी कहानी थी जहां कुछ गलतियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उनका असर पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है। समय बीतता गया, अदालतों में सुनवाई चलती रही और देश इस घाव को भरने की कोशिश करता रहा। संजय दत्त को सजा मिली और उसने अपनी सजा पूरी भी की, लेकिन यह घटना उसकी जिंदगी पर एक ऐसा साया छोड़ गई जिसे कभी पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका। वहीं दूसरी ओर दाऊद इब्राहिम आज भी एक ऐसा नाम बना हुआ है जो फाइलों, खुफिया रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के रडार पर मौजूद है, लेकिन जिसकी गिरफ्तारी आज तक एक अधूरी कहानी बनी हुई है। मुंबई फिर से खड़ी हुई, उसने अपने जख्मों को छुपाकर आगे बढ़ना सीख लिया, लेकिन 12 मार्च 1993 की वह दोपहर आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक ऐसे दिन के रूप में जब शहर ने सिर्फ धमाकों की आवाज़ नहीं सुनी, बल्कि उसने उस अंधेरे को महसूस किया जो इंसान के भीतर छुपा होता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है कि असली खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वह हमारे अपने ही फैसलों में छुपा होता है। धमाकों के बाद की वह शाम, 12 मार्च 1993, लगभग 7 बजे मुंबई। सूरज ढल चुका था, लेकिन शहर पर छाया अंधेरा सामान्य रात का नहीं था। यह डर, शक और अनिश्चितता का अंधेरा था जिसमें हर सायरन की आवाज़ दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। अस्पतालों के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी, पुलिस वायरलेस लगातार चीख रहे थे और खुफिया एजेंसियां हर उस सुराग को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं जो इस हमले के पीछे छुपे चेहरे तक पहुंचा सके। हर बीतते मिनट के साथ यह साफ होता जा रहा था कि यह हमला किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित नेटवर्क का नतीजा था जिसका सिरा सीधे दाऊद इब्राहिम तक जा रहा था। जांच एजेंसियों ने जैसे ही सुरागों को जोड़ना शुरू किया, एक खतरनाक तस्वीर सामने आने लगी। तस्करी के रास्तों, हवाला लेन देन और अंडरवर्ल्ड कनेक्शनों की एक ऐसी श्रृंखला खुलने लगी जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया।
हर कड़ी एक नई दिशा में इशारा कर रही थी और हर दिशा अंततः उसी नाम पर जाकर रुकती थी। यह स्पष्ट हो गया कि इस हमले को अंजाम देने के लिए महीनों तक तैयारी की गई थी, जिसमें सीमाओं के पार बैठे लोगों का सीधा हाथ था। इसी बीच संजय दत्त से जुड़ी खबरें भी तेजी से फैलने लगीं। जांच में यह सामने आया कि उनके घर से मिले हथियार केवल आत्मरक्षा के लिए नहीं थे, बल्कि वे उस बड़े नेटवर्क का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे, जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। यह कहानी अब सिर्फ अपराध की नहीं रही, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की गिरती हुई छवि की कहानी बन गई जिसे कभी लाखों लोग अपना हीरो मानते थे। उसके फैसलों ने यह दिखा दिया कि कैसे डर और गलत संगत इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जा सकती है जहां से वापसी नामुमकिन सी लगने लगती है। समुद्र के रास्ते आए आरडीएक्स, बंदरगाहों के आसपास सक्रिय तस्कर और शहर के अंदर छुपे स्लीपर सेल, हर एक तत्व इस साजिश का हिस्सा था। दाऊद इब्राहिम ने इन सभी टुकड़ों को इस तरह जोड़ा था कि पूरी तस्वीर एक ही दिन में सामने आई और उसका असर इतना गहरा था कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। यह हमला केवल मुंबई पर नहीं था, बल्कि यह भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने की एक सोची समझी कोशिश थी। जांच के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया और हर पूछताछ के साथ एक नई परत खुलती गई। कुछ लोग डर के कारण इस साजिश का हिस्सा बने तो कुछ लालच के कारण, लेकिन हर कहानी का अंत एक ही बिंदु पर जाकर ठहरता था, उस मास्टरमाइंड पर जो खुद सामने आए बिना पूरे खेल को नियंत्रित कर रहा था। यह वही अंधेरा था जिसमें से निकलना आसान नहीं था। अदालतों में चल रही सुनवाई ने इस पूरे मामले को एक कानूनी रूप दिया, जहां हर सबूत, हर गवाही को बारीकी से परखा गया। संजय दत्त के खिलाफ भी सबूत पेश किए गए और यह साफ हो गया कि उनके द्वारा लिए गए फैसलों ने उन्हें इस जाल में फंसा दिया था। यह केवल कानून का मामला नहीं था, बल्कि यह उस जिम्मेदारी का सवाल भी था जो किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति पर होती है। समय के साथ यह मामला इतिहास बनता गया, लेकिन इसके घाव आज भी ताज़ा हैं। दाऊद इब्राहिम का नाम आज भी खुफिया एजेंसियों की फाइलों में दर्ज है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने डर को हथियार बनाकर एक पूरे शहर को झकझोर दिया। उसकी गिरफ्तारी आज भी एक अधूरी कहानी है जो हर नए दिन के साथ और रहस्यमय होती जा रही है। मुंबई ने एक बार फिर खुद को संभाला, उसने अपने जख्मों के साथ जीना सीख लिया, लेकिन 1993 की वह दोपहर और उसके बाद की रात आज भी एक चेतावनी की तरह मौजूद है। यह याद दिलाती है कि जब नफरत, बदला और लालच एक साथ मिलते हैं तो उनका परिणाम कितना भयावह हो सकता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि असली लड़ाई केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि उन अंधेरे विचारों से है जो धीरे धीरे समाज के भीतर जगह बना लेते हैं।